आज टुडे द लास्ट डे ऑफ रेमंड विलियम, आज आखिरी दिन है। कल हिना ये भी कह रही थी, हिना कह रही थी कि आज हिना कह वो दूसरी वाली हिना वो कह रही कि सर अब तो विलियम की जो रूह है ना वो भी टॉर्चर हो रही है, बस करें छोड़ दें। पेज नंबर 287, ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज। हाँ जी रेडी है? हेलो, पेज नंबर 287, ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज। ओके, डिस्क्राइब ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज। आपने टाइटल से अंदाजा लगा लिया होगा कि हम क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंटेम्परेरी आइडियाज, मौजूदा दौर के अंदर, रेमंड विलियम के दौर के अंदर वो जो क्रिटिक बैठे हुए थे जो ये समझते थे कि आज के दौर की लिखी जाने वाली ट्रेजेडी ही नहीं है। इसलिए ट्रेजेडी नहीं है क्योंकि ये ट्रेजेडी की तमाम तर कन्वेंशंस को पूरा नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर फेट का अमल दखल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैथारसिस नहीं है, क्योंकि ट्रेजेडी जहाँ से शुरू हुई थी जो इसके बेसिक एलिमेंट और पिवट थे वो नहीं है इसके अंदर। ये ट्रेजेडी नहीं है। अब उन कंटेम्परेरी आइडियाज को एनालाइज करेंगे, उनकी रोशनी में ट्रेजेडी को देखेंगे और रेमंड विलियम भी अपना बिलीफ बनाएगा, अपना एक बिलीफ बनाएगा कि इस बिलीफ पर ट्रेजेडी को आगे लेकर जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर बिलीव होना और बिलीव बनाना इसमें भी फर्क है। अब जहाँ पर हम चीजें कंसीडर करते हैं उसका दूसरा दर्जा आप ये समझें कि कोई शख्स किसी का बिलीव बनाए। बिलीव बनाना और बिलीव होने में फर्क है। बिलीव होना मजबूती है इसके अंदर कोई लचक नहीं है। बिलीव बनाने में आप फिर अज्यूम से अगले दर्जे पर होते हैं, कंसीडर से अगले दर्जे पर होते हैं। इस बात में किसी को शक तो नहीं है जी बेटा? पूछना कुछ? चलें। In tragedy and contemporary ideas, Raymond has tried to reinterpret the variety of tragic experiences. सबसे पहले ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस की वैरायटी को उसने रीइंटरप्रेट किया है। जी हिना बैठी है, मुझे बताएंगी ट्रेजिक एक्सपीरियंस क्या होता है। जी आप बताएं। ट्रेजेडी देखने के बाद जो इंसान फीलिंग या जो रिएक्शन होता है उसको ट्रेजिक एक्सपीरियंस। जी ऑडियंस भी ट्रेजिक एक्सपीरियंस करते हैं बैठकर, जो देखते हैं एनालाइज करते हैं, या वो पिटियन फेयर में चले जाएंगे या वो काज एंड क्योर में चले जाएंगे। ट्रेजिक एक्सपीरियंस है। तो जहां हम कंटेम्परेरी आइडियाज को डिस्कस करेंगे वहां पर ट्रेजिक एक्सपीरियंस पर खास तवज्जो देनी है हमने कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। With a reference to changing conventions and institutions. Tragic experience का ताल्लुक है changing convention से and institution से। अब बात किस डायरेक्शन में चलेगी मैं ये वाज़ेह कर देता हूँ। दो एटीट्यूड हैं दुनिया के अंदर, दो अजम्पशन हैं, दो अंदाजे हैं। एक ये नेचर चेंज होती है, करैक्टर की नेचर तब्दील होती है, करैक्टर तब्दील होता है। दूसरा ये अजम्पशन है नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड, नेचर तब्दील नहीं होती। दो व्यूज है, ठीक है? नेचर चेंज होती है, नेचर चेंज नहीं होती। फर्स्ट, यस प्लीज आप टेल मी, नेचर तब्दील होती है या नहीं होती? नेक्स्ट, जी ह्यूमन करैक्टर की नेचर तब्दील होती है। चलें जी ठीक है। अच्छा, अब ट्रेजिक एक्सपीरियंस का डिस्कस करना है चेंजिंग कन्वेंशंस के हवाले से। हमारे इर्द गिर्द जो रसूमात रिवायात तब्दील होती जा रही हैं उस हवाले से ट्रेजिक एक्सपीरियंस, और इंस्टीट्यूशन जो तब्दील होते जा रहे हैं उस हवाले से ट्रेजिक एक्सपीरियंस को डिस्कस करना है।
अच्छा, कन्वेंशंस, एक कन्वेंशन जब ठहरी होती हैं पुरानी, हो सकता है उसके अंदर कोई ट्रेजेडी आप प्लेस करें और लोगों को महसूस ही ना हो कि ट्रेजेडी हुई है। कन्वेंशन तब्दील हो गई हैं, जब तब्दील हो जाएंगी तो वहाँ पर उस ट्रेजेडी को प्लेस करेंगे तो वहाँ हो सकता है उस ट्रेजेडी का बहुत अच्छा लोग तमाम कहें कि ट्रेजेडी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कन्वेंशन जब तब्दील हो जाती हैं तो ट्रेजेडी की भी कन्वेंशन तब्दील होनी चाहिए। भाई मैं फिर दोबारा ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, आपको डॉक्टर फॉस्टर अभी भी अपील करता है, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर को अगर मजीद 10 सदियों के बाद चलाया जाएगा तो मेरे ख्याल में उनको शायद अपील ना करें। वो कन्वेंशन ही तब्दील हो चुकी होंगी। क्यों? सपोज आज फॉस्टर को इस तरह ये पनिशमेंट मिल रही है, उसकी ट्रेजेडी इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ लूसीफर एंड बिकॉज ऑफ गॉड। लेकिन हो सकता है कि 10 सदियों के बाद में ये कंसेप्ट बहुत ही तब्दील हो चुके हों, इनका वजूद ही शायद ना हो। जिस तरह कि आज ग्रीक मैथोलॉजी का वजूद है, आज ग्रीक मैथोलॉजी का या हिंदू मैथोलॉजी का कोई ख़ास वजूद नहीं है, वो कन्वेंशन तब्दील हो गए हैं। तो वैसे अब अगर हमें आप लोग राम और सीता की स्टोरी चलाकर दिखाएं तो हमें अपील नहीं करती, क्यों? कन्वेंशन तब्दील हो गए। तो मेरे भाई, वो जो लोग कह रहे हैं कंटेम्परेरी के आज ट्रेजेडी नहीं रही, उन्हें ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं भाई कन्वेंशन जो तब्दील हो गई हैं, रिवायात जो तब्दील हो गई हैं, तो ट्रेजेडी की रिवायत भी तब्दील हो जाएगी, ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी तब्दील हो जाएगी, ट्रेजेडी का मूड भी तब्दील, ट्रेजिक एक्सपीरियंस भी कुछ और होगा। इसलिए ये जो ट्रेजेडी आज मौजूद है इब्सन की या ब्रैकेट की, ये ट्रेजेडी है। इतनी सी बात समझ आ गई? He says that tragic experience commonly reflects the fundamental beliefs. Tragic experience commonly, आम तौर पर रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल बिलीव्स को। कहता है कि कॉमनली लोग ये समझते हैं कि ट्रेजिक एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज़ पर बुनियाद उसकी इस चीज़ पर होनी चाहिए कि फंडामेंटल बिलीव्स क्या हैं, बुनियादी बिलीव्स क्या हैं, टेंशन क्या है, एंड द शेप एंड ट्रेंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर ऑफ अ पीरियड, एक खास पीरियड का एक पर्टिकुलर कल्चर, इसके अंदर ट्रेजिक एक्सपीरियंस हो सकता है। एक खास कल्चर के अंदर ही ट्रेजिक एक्सपीरियंस हो सकता है। डॉक्टर फॉस्टर आपने चलाया, डॉक्टर फॉस्टर आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर चलाया, तो डॉक्टर फॉस्टर की बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और वाकई एक ख़ास कल्चर होगा, क्रिश्चियन कल्चर, ख़ास ट्रेंड होगा, फंडामेंटल गॉड पर बिलीव्स होंगे वहाँ पर जब डॉक्टर फॉस्टर चलाएंगे तो वो ट्रेजेडी नज़र आएगी, ट्रेजिक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वहीं ड्रामा आप जाकर कम्युनिस्ट क्लास में जाकर चलाते हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो कहेगा ये तो पता नहीं किन चीज़ों की बातें करें, ये सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ही नहीं, तो इसकी ट्रेजेडी क्या तुक बनता है, ट्रेजेडी का ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। वो ये क्या ट्रेजेडी है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कहेगा ना तो क्राइस्ट है ना लूसीफर है, कुछ हुआ ही नहीं है। उनके लिए तो मुज़ाहिका खेल चीज़ बन रही। इट्स मीन दैट कि ट्रेजेडी वहीं पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ फंडामेंटल बिलीव्स होंगे, जहाँ पर कल्चर होगा और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो कल्चर रिचुअल्स के साथ ठहरा होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं, या मैं बोले जा रहा हूँ बस? In the introductory paragraph of In Tragedy and Contemporary Ideas, Riemann invited the readers to assume two assumptions. रीडर को इनवाइट करता है कि दो assumption बना लें। आपको इनवाइट करेगा भाई दो अंदाजे बना लें assumption। पहला ये बनाया है आपने अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। पहला assumption आप ये बना लें कि इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती। दूसरा है चेंजिंग ह्यूमन नेचर, दूसरा assumption है चेंजिंग ह्यूमन नेचर। अगर आप लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती, क्योंकि अक्सर आपने पढ़ा भी है नेचर कैन नॉट बी चेंज, ये एक ओल्ड वॉर्न पुराना आइडिया है। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं कि नेचर तब्दील नहीं होती तो फिर ज़ाहिर बात है आप ट्रेजेडी वहीं मांग सकते हैं और वहीं डिमांड करेंगे जो ट्रेजेडी आज से
2400 साल पहले थी, इडिपस रेक्स की बात कर रहा हूँ। आप वैसे ही ट्रेजेडी मांगेंगे क्योंकि नेचर तब्दील नहीं होती। अगर आपका यकीन इस पर है कि नेचर तब्दील हो सकती है, तो फिर ट्रेजेडी की डेफिनेशन जो आज मौजूद है, जो बर्टोल्ट ब्रैकेट ने की है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आर यू फॉलोइंग? वेरी गुड, शाबाश। First, he analyzes tragedy in terms of first assumptions as that unchanging human nature. He says to believe human character unchanging. वो कहता है to believe, ये यकीन बनाने के लिए कि human character unchanging and universal is totally absurd. यहीं से मैंने ये ठीक पढ़ा। Unchanging human nature. He says to believe human character unchanging and universal is totally absurd. अब वो ये कहता है कि human character, unchanging human character और इंसान यूनिवर्सल है, ये दोनों absurd आइडिया हैं। absurd का मतलब फजूल, बेहुदा, बगैर किसी दलाइल के, लॉजिक के। हाँ, अगर ये कोई कहे कि इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती और इंसान की फीलिंग्स के पैमाने हर पूरी दुनिया के अंदर सेम ही है, अगर ये कोई शख्स कहते कि इंसान का अगर लव का पैशन है तो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, इंसान रोने का पैशन पूरी दुनिया में यूनिवर्सल है, तमाम तर नेचर उसकी यूनिवर्सल नहीं हो सकती इंसान की। वो ये कहते हैं हैबिट्स आर एक्चुअली द आउटकम ऑफ नेचर। नेचर के साथ लिंक है, पहले बेसिक चीज नेचर है आपकी। उसका पर्पस क्या है कि जैसे ये अब कैरेक्टर की नेचर की बात कर रहे हैं और साथ ट्रेजेडी के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों बातों का लिंक करके तो वो ये बताएगा कि ट्रेजेडी की डेफिनेशन अब जो मौजूदा है वो क्या है। ये बहुत क्लियर कट टॉपिक है। मैं दोबारा पहले मैंने बताने की कोशिश की है, लिंक कर दिया था आपको, तवज्जो नहीं किया आपने, फिर मैं बताता हूँ। टॉपिक सिर्फ इतना है, मौजूदा दौर के लोग कहते हैं कि ये ट्रेजेडी आप लिख रहे हैं इब्सन वाली या बर्टोल्ट ब्रैकेट वाली ट्रेजेडी जितनी भी आ रही है, ये ट्रेजेडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है कि इसके अंदर ट्रेजेडी के वो जो एलिमेंट होने चाहिए थे, ग्रीक वालों ने रखे थे, वो नहीं है। वो अब ये केस उठाता है, वो कहते हैं देखो इंसान की नेचर तब्दील होती है, इसलिए ट्रेजिक एक्सपीरियंस भी तब्दील होगा, कन्वेंशन भी तब्दील होंगी, रिवायात भी तब्दील होंगी, तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी तब्दील होनी चाहिए ना, ट्रेजेडी के मकासद भी तब्दील होने चाहिए, ट्रेजेडी का मोटो भी तब्दील होना चाहिए, ट्रेजेडी का जो मकसद है वो तब्दील होना चाहिए। इतनी सी बात समझाता है बोले, इसलिए वो पहले डिस्कस कर रहा है कि पहले वो कहता है बात यहाँ से, भाई बताओ ह्यूमन नेचर तब्दील होती है? लोग कहते हैं कि नहीं होती, वो कहते हैं ये गलत है, ह्यूमन नेचर तब्दील होती है। ह्यूमन नेचर तब्दील तो होती है, इसका मतलब है फिर वो डेफिनेशंस, कन्वेंशंस और ट्रेजेडी की डेफिनेशन, ट्रेजेडी का मूड, ट्रेजेडी की जो जदीद शक्ल हमारे पास है, तो ये तो भी इंसान की नेचर के मुताबिक तब्दील होती जा रही है, तो ये ठीक तब्दीली आई है, तो ट्रेजेडी की न्यू डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लो। वो कहता है अगर इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती, इसका मतलब है कि ग्रीक पीरियड के अंदर जो ट्रेजेडी थी वो इंसान की नेचर के मुताबिक थी, आज भी वैसी ट्रेजेडी होनी चाहिए, क्योंकि नेचर तो तब्दील ही नहीं हुई। जो लोग ये यकीन रखते हैं कि नेचर तब्दील नहीं होती, वो ये आपको एलिमेंट्स देते हैं, वो कहते हैं आप सांस लेते हैं जी, आप सोचते हैं जी, आप खाना खाते हैं जी, आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, जैसे पहले इंसान को हाजी होता है। तो नेचर कहाँ तब्दील हुई है? नेचर कभी तब्दील नहीं होती, वो कहते हैं। लेकिन जदीद लोग कहते हैं, वो कहते हैं देखो डार्विन की थ्योरी से चलो, तो डार्विन ने कहा है कि एवोल्यूशन हुई है, इंसान जानवर तमाम एक ही थे और वहां से ये एवोल्यूट हुए हैं, तो नेचर तब्दील होती है। लेकिन एक बात याद रखें जो अहम तरीन है, नेचर यूं नहीं कि 2 सदियों के बाद इंसान की शक्ल तब्दील हो जाती है, नेचर तब्दील हो जाती है, नहीं, इसको तब्दील होते होते कई सदियों के मरहल से गुजरता है इंसान। 2400 साल गुजर गए हैं, नेचर तब्दील हुई है, सेंसिटिविटी अब ज्यादा आ गई है, नेचर का हिस्सा है, या हमारे अब फीलिंग्स ज्यादा कल्टीवेटेड हैं, हमारे अब सोचने के अंदर ज्यादा पॉजिटिव है, ये नेचर की तब्दीली है।
इसमें से गुजर रहे हैं। एक फिजिकल तब्दीली भी आप देख सकते हैं। पहले वो जो हमारे थे मुगल, खास तौर पर इतने बड़े बड़े नाक होते थे उनके, आप देखें काफी है वो कहते हैं। हाइट भी कम हो गया, पहले ज़्यादा लंबे हो हाँ, अगली जनरेशन 2400 साल के बाद अगली जनरेशन जो है वो 2 से सुराख रखेंगे यहाँ पे। वो नक रख के की करना है, शार्क का वजन हो चुकी फिर ये बस 2 सुराख काफी है, हवा ही जानी है ना। ठीक है, तो वो फिजिकल तब्दील, लेकिन हम नेचर की बात कर रहे हैं। ओके जी। First he analyzes tragedy in terms of first assumption as that unchanging human nature. He says to believe human character unchanging and universal is totally absurd. He condemns first assumption. इस unchanging वाली assumption को उसने condemn कर दिया है. So it is clear that he is not going to stick with conventional concepts. Clear हो गया, conventional जो बातें हैं उससे वो attach अपने आप को नहीं करता. But if we accept the second assumption, changing human nature, tragedy is then not a single or permanent kind of fact. अगर आप चेंजिंग नेचर वाली थ्योरी पर यकीन रखते हैं तो फिर ट्रेजेडी का कोई सिंगल पिवट हो ही नहीं सकता। नेचर तब्दील हो रही है, एक सोसाइटी में नेचर ज़्यादा तब्दील हो चुकी है, एक सोसाइटी अभी पीछे ड्रैग हो रही है, एक सोसाइटी बहुत पीछे ठहरी हुई है। हर एक सोसाइटी के अंदर इसका मतलब है ट्रेजेडी के पिवट भी बदल जाएंगे। ये बात थोड़ी सी हट कर मैंने की है। आप ट्रेजेडी के पिवट की ये अहम पॉइंट है कि पूछा जाता है कि ट्रेजेडी का पिवट क्या होना चाहिए, ट्रेजेडी की बुनियाद क्या होना चाहिए, ट्रेजेडी में असल कौन सा इशू उठाना चाहिए। तो हम ये कहते हैं क्योंकि सोसाइटी पूरी की पूरी तब्दीली में से गुजर रही है, कुछ सोसाइटीज़, कुछ ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा प्योरीफाइड कल्टीवेट हो चुके हैं या वो ज़्यादा नेचर वाइज तब्दील हो चुके हैं, कुछ दरमियान में हैं, कुछ बहुत पीछे हैं। इसलिए एक जो एलिवेटेड कंट्री के अंदर चलने वाली ट्रेजेडी है वो और मीनिंग रखती है, दूसरी और जगह पर रखती है मीनिंग, और जो थर्ड वर्ल्ड की दुनिया है उसके अंदर उसी ट्रेजेडी को लगाएंगे तो वो शायद एक्सेप्ट भी ना करें। मुझे आप यही बता दें, अगर इब्सन का ड्रामा ये हेडा गैबलर आकर आपके अलहमरा थिएटर के अंदर चला दिया जाए, हेडा गैबलर को, मुझे बताए क्या रिस्पांस आएगा। आई थिंक सो रिस्पांस बड़ा जीरो आएगा, बिग जीरो। लेकिन यहीं अगर चलाएंगे आप न्यूयॉर्क के अंदर, किसी एलिवेटेड कंट्री के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर चलाएंगे तो इसका रिजल्ट वो 80% आ जाएगा। तो देट इज अ डिफरेंस। इसका मतलब है जो सोसाइटी मैच्योरिटी पर है, नेचर वाइज ज़्यादा तब्दील हो चुकी है, वहाँ पर अगर नेचर वाइज ज़्यादा तब्दील ट्रेजेडी लगाएंगे तो वहाँ तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ट्रेजेडी किसी एक पिवट पर नहीं ठहर सकती, ट्रेजेडी के पिवट भी हर सोसाइटी के मुताबिक अलग अलग मुनफरिद हो जाएंगे। Yeah.
men of few words are the best men, men of few words are the best men। अगर ये कोट एम के भुट्टा कहेगा यहाँ बैठकर, इसको जब न्यूयॉर्क के लोग सुनेंगे तो उनके परसेप्शन और होंगे, वो इसकी मीनिंग और लेंगे। अगर यही men of few words are the best men, ये अल्फाज जो मैंने कहे, ये अल्फाज अगर एथियोपिया के लोग सुनेंगे तो उसके मीनिंग और निकालेंगे, क्योंकि उनका पीछे बैकग्राउंड और है, उनका पीछे कंटेक्स्ट और है, उनका पीछे हालात और हैं, न्यूयॉर्क वालों के हालात और हैं। और मैं किस इलाके से, किस कंट्री से बिलोंग रखता हूँ, ये परसेप्शन दोनों के लिए डिफरेंट है। एथियोपिया वालों के लिए शायद पाकिस्तानी पर्सन जब ऐसा कहेगा हो सकता है ये सेंटेंस हीरोइक हो जाए, और न्यूयॉर्क वाले जब इस सेंटेंस को सुने और वो कहें दैट इज़ वेरी ऑर्डिनरी, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता है, दैट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह सेंटेंस जब बोले जाते हैं, कोई भी सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस शेक्सपियर के माउथ से निकला है, वो सेंटेंस दुनिया उसके मीनिंग और लेगी। अगर वो सेंटेंस एक स्वीपर के मुंह से निकला है, सेम सेंटेंस, दुनिया उसके मीनिंग और लेगी। मुझे आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं, जब ये फैक्ट एंड फिगर और उसके कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड और सिनेरियो डिफरेंट हो जाते हैं तो हर सेंटेंस का मीनिंग तब्दील हो जाता है। तो सेम लाइक व्हेन यू आर क्रिएटिंग ट्रेजेडी, जब आप ट्रेजेडी बना रहे हैं तो किस तरह आप कह सकते हैं कि वो हर कंटेक्स्ट में वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी ही हो, वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं होगी, इसलिए क्योंकि हर कंटेक्स्ट में वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेजेडी किसी एक फैक्ट पर नहीं हो सकती, ट्रेजेडी का कोई फैक्ट नहीं है, ट्रेजेडी की कोई एक बुनियाद नहीं रख सकते कि ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब है हम तय नहीं कर सकते कि ट्रेजेडी की ये ट्रेडिशन है या ट्रेजेडी के ये कन्वेंशन है, ये तय नहीं हो सकते। ट्रेजेडी एक प्रोसेस में चलती जाएगी, जिस तरह माशरे की कन्वेंशन चेंज होती जाती हैं, आगे चलती जाती हैं। Changing human nature tragedy is then not a single and permanent kind of fact, but a series of different experiences and conventions and institutions। जब institutions कहते हैं तो उसका मतलब होता है कोई ख्याल, या इसका मतलब होता है कोई इदारा, या किसी इदारे की पॉलिसी, या मुख्तलिफ इदारों का प्रेशर, या किसी अदारे की अथॉरिटी। इंस्टीट्यूशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट द केस ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस सीरीज विद रेफरेंस टू अ परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, rather these varieties of tragic experience are to be interpreted with reference to the changing conventions and institutions। अगर आप ट्रेजेडी की डेफिनेशन तलाश करना चाहते हैं जदीद दौर में, या जदीद दौर की ट्रेजेडीज को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो पहली बात यह है कि आपको ये assumption, ये आपका अज्यूम होना चाहिए कि ह्यूमन नेचर इज़ चेंजिंग नेचर, और आपको ये ज़रूर अज्यूम होना चाहिए कि कन्वेंशंस आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। सो फिर ट्रेजिक एक्सपीरियंस होगा, सीरीज ऑफ चेंजिंग का नाम होगा, तब्दीली का नाम होगा। ह्यूमन नेचर की वजह से कन्वेंशन तब्दील होती है, या फिर कन्वेंशन जो है वो इंसान की नेचर से तब्दील होती है? जी, ह्यूमन नेचर की वजह से कन्वेंशन तब्दील होती है, या कन्वेंशन की वजह से ह्यूमन नेचर तब्दील होती है? सवाल है। ह्यूमन नेचर चेंजिंग है, चेंजेबल है, अगर इसकी वजह से कन्वेंशन बदल जाती हैं, या कन्वेंशन की वजह से ह्यूमन नेचर तब्दील होती है? समटाइम जो है वो ऐसा टाइम होता है कि वो चेंजिंग दोनों तरह से आ सकती है, कि कभी कन्वेंशन की वजह से। जी, पहली बात ये है कि ह्यूमन नेचर चेंजेबल है, चेंजिंग में है, इसलिए कन्वेंशन बदलती हैं। ये इसका सुपर हिट इन वन सेंटेंस आंसर है, ठीक है। दूसरी जो बात आपने की कि उन कन्वेंशन का भी तो असर पड़ सकता है, तो वो उस वक्त पड़ता है, कन्वेंशन अगर ठहरी रहेगी बहुत अर्सा तो ह्यूमन नेचर रेबेलिटी शो करेगी,
तो ह्यूमन वो ठहराव जो उसका स्टैटिक कंडीशन ऑफ द कन्वेंशन जो है, दैट इज आल्सो रीजन ऑफ द चेंजिंग नेचर। लेकिन ओवरऑल ह्यूमन नेचर हम चेंज की तरफ है, हमारे मूड वैसे भी हम अपने नेचर में देखते हैं, हम चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं, ठहराव नहीं चाहते। और वैसे हमारे जिस्म देख लें आप, चेंज की प्रोसेस में रहता है। Thus to believe human character unchanging and universal is totally absurd। इंसान की नेचर यूनिवर्सल भी नहीं है और अनचेंजिंग भी नहीं। However, he looks all tragic concepts from the angle of Marxist। ये एक और बात है कि वो मार्क्स के एंगल से हर चीज को देखता है। ट्रेजिक कंसेप्ट भी मार्क्स के एंगल से देखता है। जब मार्क्स के एंगल से देखेगा, जब भी देखिए, जब भी आप मार्क्सिज्म की बात करते हैं या मार्क्स की बात करते हैं, उस वक्त आपकी पूरी तवज्जो जो है वो करैक्टर पर चली जाती है कि जी करैक्टर का रैंक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मार्क्स से जब भी बात जोड़ेंगे आप उसकी, तो उसके करैक्टर पर चले जाएंगे। ये मैंने देखा है हर जगह पर रेमंड विलियम का। देखेंगे मार्क्स ने पूरा ये हिस्ट्री चेंज कर दी, हर चीज आगे ठहराव जो है मार्क्स में हो गया। हाँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, आज तो बड़ी सर्दी है। He believes that all human history is a tale of conflict between the haves and have-not। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी ये है कि तमाम द ट्रेजेडी वो हिस्सा इसलिए लेती है क्योंकि अमीर और गरीब का आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेजेडी है। ये अमीर और गरीब भी इस तरह है जिस तरह के मॉडर्न और कन्वेंशनल है, ठीक है ना। ट्रेजेडी की ये सारी डेफिनेशन में आ जाती है, मॉडर्न और कन्वेंशनल जिस तरह है इस तरह। तो जी ट्रेजेडी का मतलब यह जी कन्फ्लिक्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अमीर या गरीब के अंदर है या मॉडर्न और कन्वेंशनल के अंदर है। तो आज हम ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, जो कन्वेंशनल पीपल हैं, जब मैं कन्वेंशनल कहता हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किन किन को कन्वेंशनल कह देता हूं। वो जो हिंदू बैठा पूज रहा है उस पत्थर को, ही इज कन्वेंशनल। और जो आज भी जोर दे रहा है कि इसी को ही पूजो, ही इज कन्वेंशनल। और उस कैटेगरी में, उस खानदान में जितने भी लोग हैं, दे आर कन्वेंशनल। तो अगर कन्वेंशनल होंगे और मॉडर्निटी आएगी तो आप देखें ट्रेजेडी इसके दरमियान में जन्म ले रही है। अगर तमाम लोगों के फिल्म बिलीव ना हो ज़्यूस पर, अगर ज़्यूस देवता पर फिल्म बिलीव ना हो, अगर सबका सब एजम्पशन करें, अंदाजा करें, कंसीडर करें, तो ट्रेजेडी के चांसेस कम हो जाएंगे। ये भी किसी है क्योंकि लड़ाई है अमीर और गरीब की, यानी कि मॉडर्न और कन्वेंशनल के दरमियान में ट्रेजेडी हो रही है। रेमंड डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजिक थ्योरीज, ऑर्डर एंड एक्सीडेंट। अब कंटेम्प्रेरी आइडियाज के अंदर वो ऑर्डर एंड एक्सीडेंट की बात करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो की बात करेगा, द इररिपेयरेबल एक्शन, द एम्फसाइजेस ऑफ इवल। In order and accident, he argues that conventional concept of tragedy does not recognize accident. अच्छा जी, कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट एज अ ट्रेजेडी। अच्छा, अगर कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को हम लें तो उसके अंदर एक एक्सीडेंट को आप ट्रेजेडी नहीं कह सकते, एक एक्सीडेंट को आप ट्रेजेडी नहीं कह सकते। और अगर आप लोग कन्वेंशनल, अगर आप ओल्ड कंजर्वेटिव मूड में हैं,
ग्रीक कोई क्लासिकल कोई आप कंसीडर कर रहे हैं तो फिर एक्सीडेंट ट्रेजेडी नहीं है। अब वो एक्सीडेंट से बात शुरू करता है। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मैन इज कंसीडर्ड टू बी एन एवरीडे ट्रेजेडी। कॉमन मैन की ट्रेजेडी जो उसे एवरीडे ट्रेजेडी कहते हैं। इट इज जनरली कंसीडर्ड दैट देयर इज नो significant tragic meaning in everyday tragedies, क्योंकि आजकल जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी जाती हैं वो कॉमन मैन के बारे में हैं और कॉमन मैन की ट्रेजेडी को एवरीडे ट्रेजेडी कहते हैं और क्रिटिक कहते हैं कि एवरीडे ट्रेजेडी जो है ये असल में ट्रेजेडी है ही नहीं, बिकॉज द इवेंट इन दिस ट्रेजेडी इज नॉट ट्रेजिक इन इटसेल्फ। क्योंकि इवेंट जो होता है वो ट्रेजिक नहीं होता, बट इट ओनली बिकम्स सो थ्रू अ शेप्ड रिस्पॉन्स। क्योंकि ये इसलिए ट्रेजिक नजर आता है क्योंकि उसका एक खास रिस्पांस देने के लिए लोग बैठे होते हैं। एक शेप्ड रिस्पांस है उसका, नपतुला रिस्पांस। पहले से लोग तैयार होते हैं कि जी ट्रेजेडी देखने गए हैं, ये बड़ी बात है, ट्रेजेडी हो गई है। रेमंड डज नॉट एग्री विद दिस व्यू। लोग कहते हैं आजकल जो आम लोगों के बारे में ट्रेजेडी लिखी जा रही है ये ट्रेजेडी नहीं है, इसलिए ट्रेजेडी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ट्रेजिक कोई एलिमेंट पाया नहीं जाता, बस लोग जानबूझ कर इसको रिस्पॉन्स दे देते हैं। आप सिर्फ इतनी बात को समझें, आजकल ट्रेजेडी जो लिखी जाती है कॉमन मैन के बारे में होती है। कॉमन मैन के बारे में ट्रेजेडी लिखी जाए उसे कौन सी ट्रेजेडी कहते हैं? कुछ क्रिटिक कहते हैं एवरीडे ट्रेजेडी जो है ये ट्रेजेडी नहीं है, क्योंकि एक आम से एक्सीडेंट, छत का गिर जाना, उसको भी ये ट्रेजेडी कर देते हैं। साइकिल से बंदा, एक बंदे की धोती चैन में आ गई और साइकिल पर फड़क रहा है तो कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी ट्रेजेडी है, हम कहते हैं। और वो पुराने जो लोग ये कौन सी ट्रेजेडी है, ये तो ट्रेजेडी नहीं है, हम कहते बंदा फड़का नहीं है, तो वो कहते नहीं नहीं ये ट्रेजेडी नहीं है, हम कहते हैं, वो कहते हैं ये तो एक्सीडेंट है, हम कहते हैं ये एक्सीडेंट भी ट्रेजेडी है। इतनी बात समझ आती है ना? अब रेमंड विलियम उनको, जो कन्वेंशन लोग हैं उनको कहता है भाई ये हमारे जो एक्सीडेंट है ये भी ट्रेजेडी है। कैसे ट्रेजेडी है वो बोल रहा है। He asks how it is possible to distinguish between an event and response to an event। पहली बात तो कहता है कि हम ये डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। जब वो शेप रिस्पांस की बात करता है, सपोज वो कहते हैं हम ये तय ही नहीं कर सकते कहाँ पर इवेंट है और कहाँ पर रिस्पांस है। इवेंट और रिस्पांस को डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर सकते? इवेंट यहाँ होता है, रिस्पांस वहाँ होता है। इसको जस्टिफाई करे कोई इस बात। इवेंट और रिस्पांस को रेमंड विलियम कहते हैं हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है ये कहने का? तो जाहिर है जब एक इवेंट होगा उसका रिस्पांस तो मस्ट है ना। ठीक है, हम इसको कैसे इवेंट को कैसे? जी बेटा आप बोलें। सर जैसा इवेंट और रिस्पांस मुख्तलिफ आ रहे हैं, दैट्स द पॉइंट। वो कहते हैं हम इवेंट और रिस्पांस को इसलिए डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि एक इवेंट के कोई एक खास रिस्पांस नहीं होता, डिफरेंट रिस्पांस होते हैं। कोई लाफ कर रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई सोच रहा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि इवेंट और रिस्पांस को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात जुड़ी हुई है इस बात के साथ जब उसने कहा कि एक्सीडेंट को आप लोग ट्रेजेडी कहते हो, एक्सीडेंट ट्रेजेडी नहीं है, ये कन्वेंशन लोग कहते हैं। तो उस बात जोड़ रहा है भाई, एक्सीडेंट को तुम कहते हो कि एक्सीडेंट की वजह से एक शेप रिस्पांस आता है। वो कहते हैं रिस्पांस और इवेंट को तो हम आपस में डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। तुम ये एलिगेशन जो लगा रहे हो हमारे ऊपर, देखो कन्वेंशनल लोग ने एक एलिगेशन लगाया है, किस पर? जदीद ड्रामाटिस्ट पर। भाई एक एक्सीडेंट होता है उसको कहते हैं इवेंट। ये इवेंट जो एक्सीडेंट ये ट्रेजेडी नहीं है। तुम खास एक रिस्पांस लेते हो ऑडियंस से, शेप रिस्पांस लेते हो, इसलिए तुम्हें ट्रेजेडी लगती है वो, या उसको ट्रेजेडी बना देते हो। तो रेमंड विलियम ने डिसएग्री किया। उसने ये पहले बात की, उसने कहा भाई बात सुनो, ये जो इवेंट होता है और वो जो रिस्पांस होता है इसको कभी भी हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते।
तुम्हारी एलिगेशन गलत है कि हम शेप्ड रिस्पांस लेते हैं, क्योंकि एक इवेंट के मुख्तलिफ रिस्पांस होते हैं। ठीक, एक औरत बैठी हुई है मोटरसाइकिल पिछली साइड पर, उसका दुपट्टा अगर मोटरसाइकिल के अंदर आ गया है और वो गर्दन के बल गिरी है नीचे, देयर आर डिफरेंट रिस्पांसेस। एक शख्स सब्जी वाला बैठा है, हंसेगा, वो क्या देखा वो बड़ी गिरी है। एक शख्स होगा वो क्या कहेगा, वो क्या मैं पहले के ना औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए। एक कहेगा औरतें हमेशा ऐसे करती हैं, दुपट्टा संभाल के बैठती। एक आदमी करीब आएगा और उसके अंदर से उसे आदमी की मदद करेगा उसके नजर निकलवाने में, और निकल जाएगी तो वो समझेगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता था, मेरी सिस्टर भी हो सकती थी, कोई भी हो सकता था। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है एक इवेंट के। तो राइटर कहता है कि हम रिस्पांस और इवेंट को डिफरेंट कर ही नहीं सकते। तुम्हारा एलिगेशन गलत है कि एक इवेंट के ऊपर शेप्ड रिस्पांस लिया जाता है जदीद ट्रेजेडी में। दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अगर इमोशनल रिस्पॉन्स लिया जाएगा तो सारों का एक ही रिस्पॉन्स होगा। अगर इवेंट्स को देखें तो अगर इमोशनल रिस्पॉन्स है उसमें तो तकरीबन सबके इमोशन एक जैसे होंगे, कैथारसिस ही करनी है। लेकिन अगर रैशनल तौर पर किसी ड्रामे को लिया जाए, हैडा को लिया जाए, तो फिर डिफरेंट रिस्पॉन्सेस वहाँ आएंगे जहाँ रैशनल होगा इंसान। इमोशनल में तकरीबन सबका रिस्पॉन्स एक ही होगा। ठीक है, इडिपस का एट द सेम टाइम इमोशनल और रेशनल रिस्पॉन्स आ सकता है, आ सकता है ना। तो बस एक इवेंट के रिस्पॉन्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, डिफरेंट हो गए। हम इसी यही कह रहे हैं कि एक इवेंट का हम शेप रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकते, एक ही रिस्पॉन्स ले ही नहीं सकते एक इवेंट का। सिर्फ ये बात प्रूव करी जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि इवेंट को रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट नहीं 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 कर सकते। वो कहता है कि इवेंट और वो, देखो मेरी बात मैं दोबारा एक बात कहता हूँ। कन्वेंशनल लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आप एक इवेंट का एक ही रिस्पांस लेते हैं, शेप रिस्पांस का। अब हम कन्वेंशनल कौन सा ले रहे हैं? जो रायमंड ने कन्वेंशनल जिनको कहा है वो नहीं, हम ट्रेडिशनल नहीं कह रहे, हम कन्वेंशनल कह रहे हैं। ठीक है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पहले एक जैसे लगते हैं। चलो ठीक है, अब अलग इसलिए कन्वेंशनल का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि अलग हो जाए। ये बाद में डिसाइड करेंगे कि कन्वेंशनल अब कौन है, वो ट्रेडिशनल में आते हैं या नहीं आते, वो बाद में कीजिए। उनका क्लेम इतना है कि आप एक इवेंट दिखा के, चाहे कोई एक्सीडेंट होता है, और आप शेप एक ही रिस्पांस ले रहे हैं, कन्वेंशनल हो गई। ये कह रहे हैं। वो कहता है कि एक इवेंट का शेप रिस्पांस हो ही नहीं सकता, वो ये कह रहे हैं सिंपल। Raymond does not agree with this view. He asks how it is possible to distinguish between an event and response to an event in an absolute way. Raymond Williams says that if an event does not earn a response, it does not mean that it has no response. अगर एक इवेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसका कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज नॉट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी तो वो है, एक्सीडेंट है, जो चीज़ भी है वो प्रॉब्लम तो है, ये और बात, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इंडिफरेंस टू एन इवेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। अगर आप उसको इंडिफरेंस कर रहे हैं, उसको परवाह नहीं कर रहे, उसकी लापरवाही बात है, लापरवाही भी तो एक किस्म का रिस्पॉन्स ही है। Thus it is totally wrong that event has no response. ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी गलत है कि इवेंट का रिस्पॉन्स नहीं होता, इवेंट का रिस्पॉन्स होता है लेकिन शेप्ड रिस्पॉन्स नहीं होता। अब हम ये तय कर चुके, इवेंट का रिस्पॉन्स होता है लेकिन शेप्ड रिस्पॉन्स। सेम इज द केस विद ऑर्डिनरी मैन। An ordinary man's death results in the suffering and mourning of near and dear ones. Suffering and mourning का वजह बनती है उसके करीबी रिश्तेदारों में। Thus, where suffering is felt, we are clearly within the possible dimension of tragedy. जहाँ पर सफरिंग महसूस हो, फील हो, इसका मतलब है हम ट्रेजेडी के अंदर हैं। हमने पहले तय किया था कि सफरिंग का होना जरूरी है। सफरिंग होगी तो हम उससे स्टिल होके उसकी कॉज में जाएंगे।
जहाँ पर सफरिंग आएंगी तो इसका मतलब है वी आर नियर टू ट्रेजेडी. So we always react to the sufferings of others in different forms. William believes that tragedy encompasses all high and low together. Thus, to believe that only the death of Prince is tragedy is absolutely incorrect. कंटेम्प्रेरी लोगों ने सबसे बड़ा एलिगेशन क्या लगाया, कंटेम्प्रेरी लोगों ने क्रिटिक्स ने सबसे बड़ा एलिगेशन जदीद ट्रेजेडी पर यह लगाया कि ये कॉमन मैन की ट्रेजेडी है और एवरीडे की जो ट्रेजेडी होती है वो ट्रेजेडी नहीं होती. और वो उसने कहा, उसे ये प्रूव किया कि कॉमन मैन की जहाँ ट्रेजेडी होती है वहाँ एक प्रिंस की भी वही ट्रेजेडी होती है, कॉमन मैन की भी वही ट्रेजेडी होती है. और इससे पीछे जुड़ी हुई बात क्या थी, ये बात क्यों निकली है, ये मार्क्सिज्म से निकली है कि वो मार्क्सिस्ट है. अगर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपके पास सवाल आ जाए कि बताइए रेमंड विलियम इज अ मार्क्सिस्ट, तो सारी चीज़ें उससे जुड़ जाएंगी फिर आप उस तरह से सवाल को डील कर सकेंगे. कहीं पर निशान लगा लें, कहीं पर लिख लें कि मार्क्सिस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको यहाँ से ले सकते हैं आप, कोई ना कोई चीज़ मेंशन ज़रूर करें. मार्क्स की जब भी बात आएगी, मार्क्स की जब भी बात आएगी या फॉलोअर ऑफ मार्क्स जब भी बात आएगी, तो बात सोशल पैटर्न पर चली जाएगी, बात आम आदमी पर चली जाएगी, बात पॉलिटिकल सिनेरियो में चली जाएगी, बात करैक्टर के कॉमन पर चली जाएगी, कॉमन होने पर चली जाएगी. According to Raymond, a mining disaster, a burned out family, a broken career, or a smash on the road, all are tragic incidents. इस ट्रेजिक चीजें हैं सारी की सारी. अब पहले इनको ट्रेजिक कंसीडर नहीं किया जा सकता था. पहले ट्रेजिडी वो होती कैरेक्टर के अंदर एक फलाह हो, हमार्टिया हो, और हमार्टिया जिस किस्म का होता है उसकी पिटी एंड फेयर रिजल्ट निकले, वो ट्रेजिक एक्सपीरियंस और ट्रेजिक वो चीज़ें और थी. अब तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट, हालांकि एक्सीडेंट हम कहते हैं कि एक्सीडेंट को कभी भी ट्रेजिडी नहीं समझते थे आप. Raymond does not seem agree with Yeats, who excludes the suffering of accident and of the war from tragic incidents. वार के अंदर भी तो सफरिंग होती है, एक्सीडेंट में भी सफरिंग होती है. यीट्स ने इनको बाहर निकाल दिया था, शायद इस वजह से उस वक्त के सिनेरियो में यही सूट कर रहा था, लेकिन ये ट्रेजेडी का हिस्सा है. सेम इज द केस विद हीगल, who makes difference between mere sympathy and true sympathy. अब वो mere sympathy और true sympathy की टर्म लेकर आया कौन, हीगल. According to Hegel, accident does not produce true sympathy. True sympathy comes only when somebody among the nobles suffers. जब नोबल में से कोई सफ़र करेगा, अमीर लोगों में से कोई सफ़र करेगा, तो फिर सिंपैथी आएगी, अदरवाइज सिंपैथी नहीं आएगी, ट्रू सिंपैथी नहीं आएगी. Raymond is of the opinion we should not make any distinction. हीगल ने ये कहा, उसने कहा कि मेर सिंपैथी एक टर्म है, दूसरी चीज़ है ट्रू सिंपैथी. जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो मेर सिंपैथी होती है, वो हार्ट के अंदर से नहीं निकलती, बस ऐसे सिंपैथी होती है आम से. और जो किंग जब कोई रॉयल बेरिंग या कोई डोमिनेंट पर्सनैलिटी जब नीचे गिरती है तो वो उस वक्त ट्रू सिंपैथी आती है हमारी. लेकिन ये बात इस वक्त इस दौर में आपके दिल को नहीं लगेगी. हाँ, कन्वेंशनल हो गया. हीगल को कुछ चीज़ों पर हम कंडेम करते हैं ना, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है. इस वक्त डिमांड है बड़ेपन के मुजाहरे की. एक कैरेक्टर, एक राइटर अगर किसी जगह पर गलत है तो कई जगहों पर वो ठीक भी है. वो एट द सेम टाइम कई लोगों को बचा रहा होता है, सेव कर रहा होता है. एक नेशन को सेव कर रहा है, एक व्यू को सेव कर, डिफेंस कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ से वो किसी और के खिलाफ जा रहा होता है. ये सिलसिला अब चलता रहता है. मैं तो अब कह रहा हूँ, मैं तो अब बड़ापन का मुजाहरा यही करता हूँ ना. मैं हर एक को, मैंने हीगल को कंडेम नहीं किया टोटली. अगर मैं चाहता तो मैं हीगल को कंडेम कर देता, क्योंकि मैं कह रहा मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ये फिर एक चीज़ नहीं लेकर आएगा. मैंने कहा है कि वो अपनी, जब मैं हीगल पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा है कि हीगल वाज गुड,
देखो कितनी खूबसूरती के साथ उसने डिफेंस दिया है। किनको? उन लोगों को जिनके जज्बात जुड़े हुए थे चर्च के साथ, जिनके जज्बात जुड़े हुए थे मंदिर के साथ, उनको सेफ्टी दी है ना। वे ट्रेजेडी जाने दो, आगो हमारी चीजें वापस दे दो। एक नई डायमेंशन तो है। हाँ, अब यहाँ हीरो वाली बात जो है, अब यहाँ पर हर जगह पर तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हीगल ठीक है, तो फिर हम तो मॉडर्न रहेंगे नहीं। हमने हीगल को वहाँ कहा कि यार वो किसी लोगों की सेफ्टी कर रहा था, उसके किसी के साथ जज्बात थे, ताल्लुकात, उसका एक व्यू था, आइडियोलॉजी थी, और वो उसको सही समझता है। अच्छा ये बात भी याद रखें, कोई शख्स किस चीज को अगर सही समझता है तो ही इज ऑनेस्ट, चाहे उससे किसी को तकलीफ नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो तो अपनी जात में ऑनेस्ट बैठा हुआ है ना कि जी यही ही ठीक है, उसे लगता है। तो हीगल भी सेम ऐसे, लेकिन हीगल में ये देखें कि वो जो प्लेटोनिक कंसेप्ट उसके तक पहुंच चुका था, वहीं एब्सोल्यूटनेस मौजूद है। वहीं वो कहता है कि सबसे बड़ा अथॉरिटी मजबूत कोई चीज होनी चाहिए, वही कंसेप्ट लेकर तो वो नीचे आया है और कहता है कि रॉयल बेरिंग होना चाहिए करेक्टर। तो ट्रू सिंपैथी उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा है, ईश्वर है तो ईश्वर के साथ अगर बहुत सारे उतार आ गए हैं नीचे साथ उसके, गणेश दूसरे तीसरे आ गए हैं, 4 आ गए हैं, तो ये एक पैटर्न है जो कि हिंदू कल्चर के ऊपर एक पूरा पैटर्न साइकोलॉजिकली प्रिंट कर देता है। और नीचे खानदान बनाते हैं, खानदान का एक बड़ा, नीचे 3 चाचे, उसके नीचे बच्चे, तो खानदान बनाता है। ये परसेप्शन साइकोलॉजिकली आते जाते हैं। तो सेम इज द केस, हीगल की जब सिंपैथी गॉड के साथ है तो जहरी बात है वो रॉयल बेरिंग करेक्टर को जरूर मेंटेन रखना चाहता है कि करेक्टर रॉयल बेरिंग हो, ताकि वो कह रहे ट्रू सिंपैथी तब आएगी। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट होली क्रॉस। सो ये बात है। According to Hegel, accident does not produce true sympathy. ये मैंने पढ़ लिया। Raymond is of the opinion we should not make any distinction between the sufferings of common man and that of a prince. देखो कितनी खूबसूरत बात की है। अब इसमें एक और एज भी मौजूद है। अगर ये कहता रेमंड विलियम के सफरिंग ऑफ अ कॉमन मैन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू प्रिंस, बिकॉज प्रिंस अगर प्रिंस ने 20 साल भी जिंदगी जी है तो उसने आशिक की, जोश जज्बे की, मजे की जिंदगी जी है, तो वो मर भी जाता था, उसने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। कॉमन मैन की ट्रेजेडी बहुत अहम है, इस पर फोकस करना चाहिए और इनको ऊपर लेकर आना है क्योंकि स्टैंडर्ड बराबर करना है। तो कॉमन मैन की ट्रेजेडी असल ट्रेजेडी है और वो ट्रेजेडी नहीं है। तो ये यहाँ पर फिर एक दरार और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। उसने कहा बोथ आर इक्वल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इक्वल क्या कहना है उसने कहा दोनों में फर्क ही नहीं है। औरतों को औरतों के हकूक देने चाहिए, औरतों के हकूक हैं, इनमें फर्क है। औरतों को औरतों के हकूक मिलने चाहिए और औरतों के हकूक हैं, इसमें फर्क है। ठीक है, औरतों को हकूक हैं ये कहने के बजाय कहना चाहिए औरतों और मर्दों के हकूक हैं। ये उससे भी ज्यादा मॉडर्न बात होगी। अलग नहीं करना कि उसके हकूक कुछ और हैं, इसके हकूक कुछ और हैं। ये लिटरेचर के सेंस में मॉडर्न बात होगी। If we do not see war, famine, work, traffic, and politics as tragic events, it is our own bankruptcy. अगर हम bankruptcy का मतलब दिवालियापन का मतलब खाना खराबी। अगर हमें लगता है कि वार जो है या भूख है या काम ये ट्रेजेडी नहीं है, तो ये हमारा अपना कन्वेंशनल और बैकवर्डनेस है ना। हम खुद ही कन्वेंशनल बहुत पीछे ठहरे हुए हैं, हमारी अपनी दक्की अनुसियत है ये। कि अब ये भी एक पहलू है ना। एक कैरेक्टर कह रहा है, तकरीबन पीरियड करीब करीब बनते हैं। एक कैरेक्टर कह रहा है, एक उसके अंदर ठहर कर वो कहता है कि इंसान को सिर्फ 2 आवर काम करना चाहिए। ठीक है, अगर वो 4 आवर और 6 आवर काम कर रहा है, दैट इज अ ट्रेजेडी, उसको ये महसूस हो रहा है। एक कैरेक्टर कह रहा है कि तुम्हें दिन रात काम करना है, दिन रात काम करना है,
उसको ट्रेजेडी नज़र ही नहीं आती। तो ये जो शख्स कह रहे दिन रात काम करना है, वो ज़ाहिर बात ऐसी कौम के अंदर है जो कौम बहुत बैकवर्ड है, फिनेंशियली, मेंटली, हर हवाले से बैकवर्ड है। तो इसीलिए इनको भी कंसीडर करना चाहिए। मुनीबा आपके सामने बैठी है या बाजी बैठी है, आप या आप लोग बैठे हैं, तो आप अंडरस्टैंड करें, अंदाज़ा करें। बल्कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सुबह उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, फिर पढ़ने आ जाते हैं, रात को फिर जाके पढ़ना होता है। तो आप अपने आवर्स को काउंट करें, कितने आवर्स बनते हैं आपके काम करने के। दैट इज नॉट अ ट्रेजेडी, ये भी एक ट्रेजेडी है। हमारे बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने पर मजबूर हैं, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने पर मजबूर हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए। कुछ लोग इंटरेस्ट से अलग, रोजी रोटी के लिए मैं। तो आप देखें कि उनको कितनी डिफिकल्टी उठानी पड़ती है, कितनी। अगर यही बच्चे अच्छे कंट्री में होते तो इनको 2 आवर्स इनफ टू स्टडी। चलेंगे भाई चलेंगे, मैंने तो पहले हज करने जाना है। पहले दीन फिर दुनिया। छोड़ दिया उसने काम। Williams is of the opinion that for the sake of argument, if we advise Allah to distinguish between tragedy and accident, that certain events are tragedy and certain events are accidents, the application of this law will produce alienation. Thus to define tragedy as a tale of suffering of an exceptional man with high rank in society is unjust. This simply means to exclude the whole middle class from the range of tragic heroes. This is going to be rejected by the middle class. अच्छा, अब बात ये है, वो ये कहते हैं कि अगर हम एक्सीडेंट और ट्रेजेडी के अंदर अगर डिफरेंस कर दें कि ये एक्सीडेंट है और ये ट्रेजेडी है, तो कहते हैं कि इसका इफेक्ट ये पड़ेगा, क्लासेस डिफरेंट हो जाएंगी। एलिनेशन का मतलब अलग अलग इत्तेहादी फोर्सेस अलग अलग हो जाएंगे, इस कंसेप्ट के साथ जुड़ जाएंगे। कुछ लोग एक्सीडेंट जो होंगे वो हो सकता है कि अमीर के लिए एक्सीडेंट हो, रिच के लिए, गरीब के लिए वो ट्रेजेडी हो, दैट इज़ पॉसिबल। तो क्लासेस डिफरेंट हो जाएंगी और कुछ क्लासेस को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। Williams says that the emphasis on rank in tragedy should not remain limited to an elite person, but it should go to step forward and include the whole web of common men around him. Otherwise, this is unacceptable to Bolshevik society. Bolshevik society? In Bolshevik society, an individual is neither a state nor an element of state, but an entity in himself. ट्रेजेडी के अंदर एक शख्स ना तो स्टेट होता है ना कि स्टेट का अलाकार होता है, लेकिन अपने अंदर वो मुकम्मल एक स्टेट रखता है, अपने अंदर मुकम्मल एक दुनिया रखता है। तो इसलिए कॉमन मैन की ट्रेजेडी भी एक ट्रेजेडी होती है। In today's world, ranks have lost their importance. In 20th century, titles have no significance. They are mere snorties. ये शो है, just. These are not shallow something. Thus, instead of producing sympathy, they produce alienation. डिक्शनरी देखें, एलिनेशन देखें, एलिनेशन इफेक्ट कौन सा होता है? डिक्शनरी किसके पास है? ये तो मुझे इत्तेहादी है या अलग अलग डिस्टेंस के मीनार।
कौन सी पोएम है आज लिख रहे हैं? Make a person become unfriendly or unwilling to help you. Make a person become unfriendly or unwilling to help you. लैदा करना इत्तेहादी नहीं, इसके ऑपोजिट। हरीफ। ओके जी, हरीफ। एलिनेशन इफेक्ट अलग अलग कर देंगे, ये काफी डिफरेंट हो जाएंगी। हाँ जी, फाइव टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग कर लें, फिर दोबारा शुरू करता हूँ। आगे ख़त्म करना है। नहीं, 5 टाइम ब्रीदिंग में कितना टाइम लगेगा? और करो। लॉन्ग ब्रीथिंग का है, बुधा वाली ब्रीथिंग का है सर। यहाँ पे फ्रेग्रेंस हो फिर ही बंदा करे कुछ। बढ़िया है। आपके लिए सारे काम के बताओ क्या करूँ, मतलब जब ये चाहता क्या लेना था बहुत ही बड़ा मज़ा आ रहा है आपको क्रिटिसिज्म पढ़ाने में। लो जी, फिर आया हीगल आ गया। हीगल तो ईगल है, बदल के आ रहा है। हाँ क्या बात है जी हीगल की। According to Hegel, tragedy must contain some ethical lesson. अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक है, देखिए जी, एक प्रॉब्लम है। हेगल कहता है कि इसके अंदर इथिकल लेसन होना चाहिए। इन अजीज गौर कीजिएगा, इथिकल लेसन का क्या मतलब होता है? नहीं, मॉरल होना चाहिए, कोई ना कोई इखलाकी सबक होना चाहिए। जब आप इखलाकी सबक देते हैं, आप किसी नेशन के फायदे इंटरेस्ट के लिए देते हैं, तो दूसरी नेशन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब आप इखलाकी सबक देते हैं, किसी पूरे ग्लोब को मद्देनजर रखकर
आपका ज़ाती ख्याल होता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आपके कहने पर अगर चल पड़े आधी दुनिया या आधे लोग, आधों से कंट्रास्ट करें, फिर लड़ाई है। यानी कि एडवाइस की कोई गुंजाइश नहीं है मॉडर्न दुनिया में। एडवाइस क्या करनी है? आपने ट्रैजिक एक्सपीरियंस देना है, आपने उनको एक तजर्बा देना है ताकि उनके सेंसेस एक्टिव हों, ना कि उसे एडवाइस करना है। एडवाइस करेंगे तो ही विल बी द फॉलोअर ऑफ यू और अ सिंगल आइडियोलॉजी। देखिए कुछ स्टोरीज ऐसी की जाती हैं कि जिनमें एथिकल लेसन होता है, लेकिन वो कुछ राज करना पड़ता है व्यूअर को, तो वो तो एथिकल लेसन उसमें भी है, लेकिन व्यूअर की शार्प हो रहा है, तो ये कुछ जो है ना डायमेंशन में भी शायद बात कर रहा हूँ। ये जो बात इन्होंने की है कि अगर ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर एथिकल लेसन एक रीडर खुद परसेप्ट कर लेता है, अंडरस्टूड लेसन होता है जिसको बाकायदा बयान किया जाता है, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है बात जैसे कि शख्स को ट्रेजिक एक्सपीरियंस से या स्टोरी के एक्सपीरियंस या इवेंट के एक्सपीरियंस से गुजारना है। मॉरल लेसन अगर वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है तो इट मींस दैट यू हैड नॉट गिवन द प्रॉपर एडवाइस, यू हैव गिवन द सेंसेस जस्ट। सेंसेस में उसमें बड़ापन ये हो जाएगा जो आपने बात की, उसमें मज़ा ये है कि वो रशिया में पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर परसेप्शन उसके मुताबिक बेहतर होंगे, और जो इंडिया या पाकिस्तान में होगी तो उसके अलग। वो कहते हैं एथिकल लेसन होना चाहिए उसके अंदर। उसने ये नहीं कहा कि जिनको ओपन होना चाहिए या यानी कि वो पर्दे में होना चाहिए, खुद मान जो आप जो कहते हैं कि एथिकल लेसन अगर छुपा हुआ हो तो उस वक्त आपने ये कहा है कि एथिकल लेसन नहीं होना चाहिए। हर शख्स के सेंसेस खुद ब खुद ही उस एक्सपीरियंस को गेन करें और उसके मुताबिक एथिकल लेसन एक्सट्रैक्ट जो करेंगे वो अपनी परसेप्शन से करेंगे, वो उसके लिए प्रॉपर नहीं है। ये जो एथिकल लेसन की प्रॉपर बात कर रहे हैं, इट मीन दैट कि डॉक्टर फासल के एंड पर एक कोरस आकर लाजमी कहे कि जी ये नहीं करना। हीगल के डिफेंडर पीछे बैठे हुए हैं तो बेचैन है, वो हीगल के डिफेंडर है पूरे पूरे। he recognizes suffering as suspended over active characters entirely as a consequence of their own act। अब वो कहता है कि ट्रेजेडी होगी ओन एक्ट की वजह से होगी और सफरिंग जो है ट्रेजर कैरेक्टर के सर पर मंडला रही होंगी। जब ओन एक्ट कहता है तो याद आ गई ना बात आपको कि उसने सुपर नेचुरल जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे साइड पर कर लिए हैं, कैरेक्टर की अपनी जिम्मेदारी पर उसने ट्रेजेडी को छोड़ दिया है। ट्रेजेडी ऑफ Oedipus Rex can be traced in his arrogance. Tragedy of Oedipus should not be traced in the pipeline of oracle or prophet or destiny। अगर एडिपस की ट्रेजेडी देखने दोगे देखो उसके एरोगेंस के साथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ गुड क्वालिटी बट व्हेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइड, हॉटीनेस, एरोगेंस और इंसोलेंस it becomes distinguishing and disgusting and obnoxious। लो जी, जब ये चीज़ें सारी की सारी एरोगेंस में बदल जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी है लेकिन ये एरोगेंस में बदल जाएगी तो ये डिस्गस्टिंग है, नफरत अंगेज है, obnoxious है, बहुत बुरी है। मैकबेथ सोअरिंग एम्बिशन लेड टू हिज डाउनफॉल। मैकबेथ ने बहुत बड़ा एम्बिशन बना लिया कि वो किंग डनकन को मार डाले और तख्त पर कब्जा कर ले। उसे मैकबेथ ने किंग डनकन को, ये सिपहसालार था मैकबेथ, किंग डनकन को अपने घर में बुलाया था और इसका एम्बिशन अपनी बेगम के साथ मिलकर इसे किंग को रात को कत्ल कर दिया था। ठीक, जहर भी खिलाया था, हाँ इस तरह भी चक्कर था। किंग लियर मेड एन एरर ऑफ जजमेंट। अब मैकबेथ की ट्रेजेडी किस चीज़ के अंदर है? उसकी अपने ही ओवर एम्बिशन के अंदर है। ये कंसेप्ट क्लियर है? मैंने बता दिया कि मैकबेथ सिपहसालार किंग को मार दिया, क्यों? ताकि वो किंग बन जाए। तो ओवर एम्बिशन की वजह से उसे किंग को मारा था, लेकिन बाद में मैकबेथ को किसी ने मार दिया था। ठीक है, मैकबेथ की ट्रेजेडी होगी क्यों? ओवर एम्बिशन की वजह से। इसलिए किंग लियर made an error of judgment and became the hostage of his thankless daughters। Marx
describes tragedy in the historical context of different social forces. अब मार्क्स जब भी आएगा तो सोसाइटी की बात आएगी, तो उसने सोशल फोर्सेस के अंदर ट्रेजेडी को बयान किया है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सोशल फोर्सेस। मार्क्स ट्रेजेडी को बयान करता है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ सोशल फोर्सेस मौजूद थी, जिसकी वजह से ट्रेजेडी क्या ये मूड या ये रंग होता था, उसके अंदर ये चीजें होती थी। Nietzsche says that tragedy dramatizes a tension which results in a higher unity. नित्शे ने कहा था कि ट्रेजेडी जो है वो एक टेंशन को रिजॉल्व करती है। हमने इसका मैप भी बनाया था, आपको याद होगा। These interpretation give a new orientation to accident. Raymond brings, अब वो कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन जो है एक्सीडेंट को एक नया रंग देती है। अब ये करने क्या जा रहा है, ये एक्सीडेंट को प्रूव करना चाहता है कि एक्सीडेंट्स, बर्निंग ऑफ फैमिलीज, ये भी वो कहते हैं ट्रेजेडीज हैं। Raymond brings another aspect of tragedy under discussions. He says order is the result of tragic action. Tragic action से ही चीजों के अंदर ऑर्डर होता है। The relation between order and disorder is correct. There is always some disorder that is corrected by order. The pride of Oedipus is disorder that is corrected by the forces responsible to create balance in society. Each culture has its own meanings of order. अब ऑर्डर के भी मीनिंग हर सोसाइटी में अलग अलग है। For each tragedy there has been an abstract order. For each tragedy there has been an abstract order. That was demonstrated in the form of tragedy. The abstract beliefs of Athens Greeks were expounded as background in the tragic drama of Greeks. Similarly, the abstract beliefs of Elizabethan period have been expounded as a background to Marlowe, Shakespeare and Webster. इस पैराग्राफ में उसने ये कहा है कि हर दौर के अंदर जो बिलीव्स होते हैं वहीं उस सोशल फोर्सेस होती हैं, और उन्हीं सोशल फोर्सेस को सामने रखकर ही किसी ट्रेजेडी को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ग्रीक की ट्रेजेडी ग्रीक कल्चर के अंदर ही हमें अपील करेगी, और इंग्लिश ट्रेजेडी इंग्लिश कल्चर के अंदर ही हमें अपील करेगी। तो इसके साथ ये बात जुड़ी हुई जो है वो ऑर्डर की। इसका मतलब है ऑर्डर और डिसऑर्डर भी, जब आप सोच रहे ट्रेजेडी लिख रहे हैं तो उस वक्त आप कह रहे हैं कि ये डिसऑर्डर है आपका और वो ऑर्डर है, और यू बिलीव दैट कि अफगानिस्तान का ऑर्डर जो होगा वो अफगानिस्तान का जो ऑर्डर होगा वो मे बी ऑस्ट्रेलिया का डिसऑर्डर हो टोटल, और ऑस्ट्रेलिया का जो डिसऑर्डर हो मे बी वो किसी और कंट्री का कंप्लीट ऑर्डर हो। तो ट्रेजेडी लिखते वक्त ये भी ऑर्डर्स को ध्यान में रखना है। और हाँ, ट्रेजेडी का इसी बात को चलो मुझे याद नहीं अगर मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके आए थे कि डिसऑर्डर ही होता है, डिसऑर्डर से ही जो ट्रेजेडी होती है। हाँ वो तो हमने डिस्कस किया तो तब ये बात हुई कि डिसऑर्डर और ऑर्डर दोनों चाहिए लाजमी, क्योंकि वो एक सोसाइटी में तो वो ऑर्डर है, दूसरी वो उस वक्त मुझे ये लग रहा है मे बी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता इंटरप्रिटेशन में, वो उस वक्त इंटरप्रिटेशन उसके मुताबिक होगी कोई ना कोई। उन्होंने सवाल किसी और चीज़ से लिंक किया होगा इसी बात को, वो उसका जवाब आया होगा। बस करें चलो जी, उठा लें ये मोबाइल वगैरह यहाँ से। तभी वो दादू तो पढ़ लेना, छोड़ कर